प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या है? जो मेंडल का वर्क था 1866 में, उसको 3 साइंटिस्ट ने जो रीडिस्कवर किया था, उसको फिर से उस एक्सपेरिमेंट को किया था कब? 1900 में। ठीक है, 1900 एडी में। तो 1900 से पहले जो भी थ्योरीज थी, जो भी हाइपोथेसिस थी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स। अगर हम 1900 की बाद वाले को थ्योरीज को स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और ये कौन कौन से प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, तो पहला है हमारा प्री फॉर्मेशन थ्योरी। क्या है? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अब प्री फॉर्मेशन थ्योरी है क्या? बेसिकली जैसे नाम से ही लगा रहा है, प्री फॉर्मेशन यानी किसी चीज़ का पहले से ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या बताया गया? सबसे पहले तो देख लीजिए इसके साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने इसको दिया था। 2 साइंटिस्ट थे, सोमरगन एंड बोनेट। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि एनी इंडिविजुअल, या नहीं, इन्होंने बताया था कि ए मिनिएचर ह्यूमन, मतलब एक मिनिएचर ह्यूमन होता है जिसको ये लोग ह्यूमनकुलस या ह्यूमनकुलस बोलते थे। वो बोल रहे थे कि एग या स्पर्म सेल में वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन्हीं का डेवलपमेंट होता है फर्दर जायगोट में जाके और नया इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, बट आगे चल के उसको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि ऐसा कुछ दिखा नहीं था साइंटिस्ट को बाद में। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इन्होंने क्या बोला था कि ए मिनिएचर ह्यूमन कार्ड ह्यूमनकुलस, कहीं कहीं ह्यूमनकुलस भी लिख देते हैं, ए मिनिएचर ह्यूमन कार्ड ह्यूमनकुलस ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, इन एग एंड स्पर्म सेल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एक मिनी जो ह्यूमन प्लस है वो प्रेजेंट होता है एरिया स्पर्म सेल में, उसी का डेवलपमेंट हो रहा होता है जाइगोट में जाके। ठीक है, तो यही बोला था इन्होंने, जिसको बाद में जाके क्या बोला था? इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेटर इट इज रिजेक्टेड। ये थ्योरी जो है रिजेक्ट हो गई थी बाद में जाके। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है दूसरी थ्योरी। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं दूसरी थ्योरी कौन सी है। दूसरी थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस। तो इसको कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? देखते हैं इसको, वोल्फ। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको प्रपोज किया था कि थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस होता क्या है। इन्होंने कहा था कि जो पहले में क्या था कि जो मिनिएचर ह्यूमन प्रेजेंट होता था, बताया गया था, इन्होंने बताया था कि ए मिनिएचर ह्यूमन यानी कि एग एंड sperm cell do not contain miniature ह्यूमन। ठीक है, ये थ्योरी क्या बोली थी? सबसे पहले उसको खंडन किया था, जो पहले दी गई थ्योरी थी कि कोई भी मिनिएचर जो है वो एग या स्पर्म सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद फिर से बताया था उसने आगे कि एग एंड स्पर्म सेल आर अनडिफरेंशिएटेड।
यानी कि इन्होंने बताया था कि जो एग और स्पर्म सेल हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी उसमें एक सैप टाइप में, लिक्विड टाइप में रहता है, बट वो अनडिफरेंशिएटेड रहता है, कोई उसमें डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन कब आता है? जब वो जाके गैमेट बनता है, गैमेट के बाद वो जब फ्यूज होता है और जायगोट बनता है, और उसके बाद जब डेवलपमेंट हो तभी उसमें वेरिएशन आता है, उससे पहले वो डिफरेंट नहीं होता है, लिक्विड जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, ये इस थ्योरी ने बोला था, तो इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, ये थ्योरी क्या हो गई थी, एक्सेप्टेड थी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये किसने दिया था? लैमार्क ने। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब एक्वाइजिशन होता है ना, किसी चीज़ को आप एक्वायर कर लो या फिर डेवलप कर लो अपने अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्विजिशन। तो ये थ्योरी क्या बोलती है? तीसरी थ्योरी हमारी थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था इस थ्योरी को? एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने, ये लैमार्क। ठीक है, किसने दिया था? लैमार्क साहब ने दिया था इस थ्योरी को। इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर वो उसने खुद से मेहनत करके या खुद के परिश्रम से कोई भी नया कैरेक्टर जो है वो डेवलप कर लिया है, तो वो क्या है, उसके प्रोजनी में वो जाके मतलब उसके प्रोजनी में वो ट्रेट जो है वो कैरेक्टर जाएगा। ठीक है, यानी कि वो हेरिटेबल होगा। यानी कि अगर कोई बॉडी बिल्डर है, वो स्ट्रॉन्ग मसल अपना डेवलप कर लेता है, तो उसके बच्चे में भी वो करेक्टर जाता है, या फिर कोई वीक पर्सन है तो उसकी जो प्रोजनी होगी वो भी वीक होगी। बट इसको डिस्प्रूव कर दिया गया था एक बीजमैन द्वारा, बीजमैन साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्प्रूव कर दिया था। उन्होंने क्या किया था कि एक चूहे को लिया उन्होंने और उसका टेल कट कर दिया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में देखा उसके जो प्रोजनी थी उसके टेल निकले हुए थे, फिर से उन्होंने कट कर दिया, ऐसे ऐसे करके उन्होंने 22 जनरेशन तक ऐसा किया। लेकिन वो हर बार उन्होंने ये देखा कि जो प्रोजनी आ रही है वो विथ टेल आ रही है, यानी उसकी पूंछ आ रही है। तो उन्होंने ये पाया कि कोई भी ऐसा नहीं है, ये थ्योरी सही नहीं थी कि कोई भी कैरेक्टर अगर हम पहले डेवलप कर देते हैं तो वो उसके प्रोजनी में जाएगी। प्रोजनी में बेसिकली अगर हम बात करें, अगर ऐसे समझने के लिए कि वही कैरेक्टर जाती है तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के थ्रू वो कैरेक्टर आया हुआ हो, या फिर नेचर में बहुत पहले से धीरे धीरे करके जो चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, वो हेरिटेबल होते हैं। ऐसे सडन कोई अगर एक्सीडेंट हो या कुछ ऐसा चीज़ हो जाए तो हेरिटेबल नहीं होता। तो इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि ए न्यू कैरेक्टर, a new character which is developed by an individual। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा अगर कोई कैरेक्टर डेवलप होता है तो वो क्या होगा? सेल पास ऑन इट्स प्रोजनी। ठीक है, वो उसकी प्रोजनी में जाएगा, उसकी संतति में जाएगा। लेकिन ये इसको, हाँ, ये पूछा जाता है कि इस थ्योरी को किसने डिस्प्रूव किया था? वैसे तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, इसको डिस्प्रूव किया किसने किया था? डिस्प्रूव्ड बाय बीजमैन। ठीक है, इन्होंने बताया ना मैंने कि वो इन्होंने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसके 22 जनरेशन तक उसकी पूंछ काटे थे, लेकिन हर बार उनको टेल वाले जो बेबी माइस मिले थे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है चौथा थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, जिसको चार्ल्स डार्विन ने दिया था। वो एक नेचुरलिस्ट थे।
चार्ल्स डार्विन, यानी कि चौथा है हमारा थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, ठीक है, किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, इस थ्योरी को किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था कि कोई एक स्मॉल, वेरी स्मॉल, एग्जैक्ट बट अनविजिबल, यानी कि एक ऐसा छोटा सा माइन्यूट सा एक अनविजिबल सा पार्टिकल या कंपोनेंट जो कि हर एक बॉडी पार्ट से ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या होगा, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ जाएगा, सेल्स की तरफ जाएगा, और वहाँ पे वो क्या होगा, वो असेंबल होगा। ठीक है, जायगोट में, उसमें गैमेट में असेंबल होगा, और वो फर्दर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक नया इंडिविजुअल बनेगा। ये थ्योरी भी रिजेक्टेड थी, रिजेक्ट हो गई थी बाद में। तो इसमें क्या बताया था इन्होंने कि ए वेरी स्मॉल एग्जैक्ट बट अनविजिबल, very small exact but invisible copies of all body parts। ठीक है, सभी बॉडी पार्ट्स का एक स्मॉल एग्जैक्ट अनविजिबल सा एक कंपोनेंट होता है जो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है थ्रू, या फिर ट्रांसफर बाय ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसमिट होगा, कहाँ हो, टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि एक स्मॉल एग्जैक्ट बट अनविजिबल कॉपी फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स ट्रांसफर बाय ब्लड स्ट्रीम, कहाँ को, टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड देन असेंबल्ड इनटू जायगोट, और क्या होगा, एंड देन असेंबल्ड इनटू जायगोट। जायगोट में जाके असेंबल कहाँ पे होगा, गैमेट में। ठीक है, असेंबल्ड इनटू गैमेट्स, और ये गैमेट जाके फ्यूज होंगे तो फर्दर डेवलपमेंट होगा इसका न्यू इंडिविजुअल का, जो कि ये रिजेक्ट हो गया था। क्या हो गया था, ये रिजेक्ट हो गया था आगे चल के। ठीक है, उसके बाद हमारा पांचवा आता है, जो लास्ट होगा, पांचवा पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ जर्म-प्लाज्म या फिर जर्म-प्लाज्म थ्योरी। किसने दिया था जर्म-प्लाज्म थ्योरी? अगस्त बीजमैन ने। ठीक है, जिन्होंने डिस्क्लोज किया था लेमार्क के थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो पांचवा हमारा क्या है, पांचवा है जर्म-प्लाज्म थ्योरी, जर्म-प्लाज्म थ्योरी। तो जर्म-प्लाज्म बेसिकली है क्या, इसमें बताया गया है कि हमारी जो बॉडी पार्ट्स है वो दो टाइप्स के टिश्यू से बनी होती है, एक होती है सोमेटोप्लाज्म, एक होती है जर्म-प्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको दिया था किसने, आपके बीजमैन ने। ठीक है, और इसमें क्या बताया इन्होंने कि जो बॉडी पार्ट्स है, हमारी बॉडी पार्ट्स आर, या फिर बॉडी टिश्यू बोल सकते हैं। ठीक है, बॉडी टिश्यू आर टू टाइप्स, बॉडी टिश्यूज आर टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन सी, पहली हमारी
जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म। ठीक है, एक जर्म प्लाज्म होगा, एक सोमेटोप्लाज्म होगा। जर्म प्लाज्म क्या होगा, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हो गई। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल या फिर टिश्यू। ठीक है, ये क्या करेगा, ये रिप्रोडक्टिव जो सेल होगा या टिश्यू होगा, ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूस गैमेट्स, इट प्रोड्यूस गैमेट्स। यही जो है जर्म प्लाज्म में यही गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जो कि रिप्रोडक्शन में या फिर जायगोट बन के इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सोमेटोप्लाज्म। ऑल अदर बॉडी पार्ट्स होगा। ठीक है, ऑल अदर बॉडी पार्ट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा, यानी जर्म प्लाज्म के अलावा रहता है जर्म प्लाज्म। ठीक है, जर्म प्लाज्म। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये बताया था, ये थ्योरी भी इनकी एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है, जर्म प्लाज्म डिवीजन की थ्योरी थी, ये एक्सेप्ट कर ली गई। बेसिकली ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारी आगे चल के जब सेल डिवीजन हुआ, सेल की स्टडी की गई, तो पाया गया कि दो ही प्रकार की हमारी बॉडी सेल्स होती हैं। एक होती है रिप्रोडक्टिव, एक होती है सोमेटोप्लाज्म यानी कि सोमेटिक सेल्स। ठीक है, तो सोमेटिक सेल्स ये होती हैं सोमेटोप्लाज्म, और जर्म प्लाज्म क्या होती है, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो ये थ्योरी एक्सेप्ट कर ली गई थी। और आज के लेक्चर में हमारा बस इतना ही रहेगा, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है।